नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे बांग्लादेश में जारी हिंसा और तख्तापलट के घटनाक्रम की, जिस पर भारत की सतर्क निगाहें भी बनी हुई हैं। देश दुनिया में भविष्य के मुद्दे पर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं भारत सरकार ने संसद के दोनों सदनों को इस हालात के बारे में बताया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर खास नजर रख रहा है। बात होगी बांग्लादेश में क्यों हिंसा भड़की, साथ ही बात होगी योगी सरकार के एक बड़े फैसले की। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। देखिए हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट। तो स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे बांग्लादेश में जारी हिंसा की। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारत के मसले पर देश दुनिया में भविष्य के मुद्दे पर चर्चाओं का दौर जारी है। वहीं भारत सरकार ने मंगलवार को संसद के दोनों सदनों को हालात के बारे में बताया है। इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लोकसभा और राज्यसभा में अपने बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के मामले में स्थिति पर हमारी खास नजर है। अपने राजनयिक मिशनों के जरिए हम वहां के भारतीय समुदाय के साथ संपर्क में हैं। पड़ोसी देश इस जटिल और अभी भी लगातार स्थिर बना हुआ इस जटिल समस्या में उलझा हुआ है। हालात को देखते हुए सीमा सुरक्षा बलों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। पड़ोसी देश में आपको बता दें, उठा पटक का असर जो है वो भारत में भी देखने को मिल रहा है, भारत में भी दिख रहा है। ये भारत के लिए तनाव बढ़ाने वाला है, क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान बॉर्डर के साथ साथ लद्दाख में चीन से लगी सीमा और म्यांमार बॉर्डर पर तनाव और अस्थिरता से निपट रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश के कुछ सुधरे हालात। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद ढाका में सोमवार रात को माहौल काफी खराब रहा। कई जगह आगजनी की घटनाएं हुई। नेताओं, अधिकारियों और कई संस्थानों पर हमले हुए। हिंदू मंदिरों को भी निशाना बनाया गया। बता दें कि बांग्लादेश में न सिर्फ प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, बल्कि राजधानी ढाका और उसके बाहर भी हसीना की आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के आवासों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमला किया गया। कई सरकारी दफ्तरों में आग लगा दी गई। बता दें कि शेख हसीना के इस्तीफा से पहले भी बांग्लादेश में 24 घंटे के भीतर 100 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद भीड़ ने पीएम आवास की ओर कूच किया था। एक रिपोर्ट के अनुसार 16 जुलाई से अब तक बांग्लादेश में करीब 500 लोगों की हत्या हो चुकी है। अस्पतालों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें दिख रहा है कि ज्यादातर लोगों को गोली लगी है। हजारों की संख्या में लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हिंसा के बीच बांग्लादेश से कुछ राहत की खबरें भी सामने आई हैं। लंबे समय तक बंद रहने के बाद देश में शैक्षणिक संस्थान मंगलवार को फिर से खुल गए। हालांकि ढाका में शैक्षणिक संस्थानों में कम ही छात्र नजर आए। राजधानी के मोहम्मदपुर इलाके में गर्ल्स स्कूल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उपस्थिति कम है, लेकिन धीरे धीरे हालात सामान्य हो जाएंगे। प्रदर्शनकारियों से तुरंत हिंसा रोकने का आग्रह। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन से संसद को तुरंत भंग करने और अंतरिम सरकार के गठन का आग्रह किया। अगले प्रधानमंत्री के लिए बीएनपी की ओर से अभी तक कोई नाम प्रस्तावित नहीं किया है, लेकिन पार्टी का कहना है कि जब राष्ट्रपति हमें बुलाएंगे तो हम नाम का प्रस्ताव देंगे। बीएनपी प्रदर्शनकारियों से तुरंत हिंसा रोकने का भी आग्रह किया है। बीएनपी महासचिव मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर के अनुसार पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान बांग्लादेश लौटेंगे। उन्होंने तारिक रहमान से बांग्लादेश आने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति से चर्चा के मुताबिक अंतरिम सरकार का कार्यकाल 3 महीने का होगा। इस दौरान अंतरिम सरकार चुनाव प्रक्रिया पूरी करेगी। पिछले 16 वर्षों में विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज सभी राजनीतिक मामले वापस लिए जाएंगे और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा। भारत में सर्वदलीय बैठक। वहीं भारत में सर्वदलीय बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की स्थिति पर भारत सरकार कड़ी नजर रख रही है। जो भी स्थिति होगी उसके बारे में सूचित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने बताया है कि बांग्लादेश में करीब 1200 से 13,000 भारतीय हैं। स्थिति इतनी चिंताजनक नहीं है कि उनको एयरलिफ्ट करने की नौबत आए। शेख हसीना भारत में ही रहेंगी या किसी दूसरे देश में राजनीतिक शरण लेंगी, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है।
सरकार ने हसीना से संक्षिप्त चर्चा की है और उन्होंने अपनी भविष्य की योजनाओं पर अभी कुछ भी तय नहीं किया है। Full extent of this is still not clear. Sir, on 5th August, demonstrators converged in Dhaka despite the curfew. Our understanding is that after a meeting with leaders of the security establishment, Prime Minister Sheikh Hasina apparently made the decision to resign. At very short notice, she requested approval to come for the moment to India. We simultaneously received a request for flight clearance from Bangladesh authorities. She arrived yesterday evening in Delhi. The situation in Bangladesh, sir, is still evolving. The Army Chief, General Waqar-uz-Zaman, addressed the nation on 5th August. He spoke about assuming responsibility and constituting an interim government. We are in close and continuous touch with the Indian community in Bangladesh through our diplomatic missions. There are an estimated 19,000 Indian nationals there, of which about 9,000 are students. निशाने पर अल्पसंख्यक हिंदुओं को बनाया गया निशाना। इससे पहले 2021, 2022, 2024 में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न सालों से होता आ रहा है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 22% से घटकर 2022 में 8% से भी कम हो गई। मुसलमानों की आबादी 1951 में 76% से बढ़कर 91% से अधिक हो गई। I want to move Bangladesh from here because I was a tourist and here now it's time to go to my country. Like what do you do professionally? I'm a student, graduated student, and plus I'm a job holder. Presently the scenario in Bangladesh is not good. It had turned from volatile and yesterday what had happened we all have witnessed. What will you say? I will say it's so awkward for us because in our country we are not safe for the past moment we have go through. But now I think the military was handling our country. Now I think it will be safe. It will be okay in everywhere. Like what made this kind of anger? It was between the student, but then it turned out to be quite volatile. And yesterday, what we witnessed is that Mujibur Rahman statue has been vandalized. This situation was made from our student. The reason was we are offering our government for some COFA construction. Like we have 57% quota in our job, in our random job, total job. The government relatives was offer for 30% quotas, and the others totally added by 57. So it was very awkward for us. It was very hard for us for finding any job. कह सकते हैं कि तख्ता पलट और हिंसा के बाद बांग्लादेश सुर्खियों में बना हुआ है। बांग्लादेश में हिंसा और आगजनी के बीच अब उपद्रवियों ने अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हिंदुओं के घर दुकानों में आग लगाई जा रही है। यहाँ तक कि बांग्लादेश में बने हिंदू मंदिर भी अब हिंसा के शिकार हो गए हैं। बांग्लादेश के महलपुर इस्कॉन मंदिर में भी आग लगा दी गई है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया हो। इससे पहले 2021, 2022 और अब 2024 पिछले 4 सालों में बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर 3 हमले हो चुके हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं का उत्पीड़न सालों से होता आ रहा है। बांग्लादेश की आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1951 में 22% से घटकर 2022 में 8% से भी कम हो गई है। ये तब है जब मुसलमानों की आबादी 1951 में 76% से बढ़कर 91% से अधिक हो गई है। बांग्लादेश में छात्रों के प्रदर्शन ने पहले हिंसक रूप लिया और बात तख्ता पलट तक पहुंच गई। फिर स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश से बचकर निकलना पड़ा। I did see lots of destroyed by the protesters and also the Safro Leagues. They are fighting together with protesters.
So it's really, that is not good for us actually. Even now the government has also toppled down. Sheikh Hasina resigned, she is not in Dhaka. So what next? How do you see that? We are waiting for our next election. Then whatever the government will come to us, we will accept him. So you all were That happy government. with the present government? Right now we are happy because after lots of destroyed, we should be happy because destroyed is not acceptable for anyone. फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। चर्चा ये है कि यहाँ से शेख हसीना लंदन या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं। वहीं तेजी से बदले घटनाक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया, जो घर में नजरबंदी थी। कौन है खालिदा जिया? खालिदा जिया का पलड़ा है मजबूत। खालिदा का झुकाव जमात-ए-इस्लामी की तरफ है। ऐसे में खालिदा जिया को जमात-ए-इस्लामी का साथ। खालिदा जिया के बेटे बीएनपी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान की अहम भूमिका। खालिदा जिया मार्च 1991 से 1996 तक और जून 2001 से अक्टूबर 2006 तक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद खालिदा को जेल भेज दिया गया था। अगर देश फिर से कट्टरपंथ की तरफ बढ़ता है तो खालिदा जिया के पास फिर से कमान आ सकती है। वहीं बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने कहा है, मैं उन लोगों से आग्रह करता हूं जिन्होंने पिछले 16 वर्षों में दमन और अन्याय सहा है। वे उन लोगों के खिलाफ कानूनी और वैध कदम उठाएं जिन्होंने उनके साथ अन्याय किया है। अगर लोग उचित प्रक्रिया के बिना कानून को अपने हाथ में लेने का निर्णय लेते हैं तो ये शेख हसीना के नाजायज और निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकने वाली क्रांति की भावना को पराजित कर देगा। मैं बांग्लादेश के सभी राजनीतिक दलों से सतर्क रहने और सार्वजनिक और निजी संस्थानों और बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और इस परिवर्तनकारी समय के दौरान अपने साथी नागरिकों और पड़ोसियों की देखभाल करने का आग्रह करता हूं। हमें अपने विजयी आंदोलन की भावना को बरकरार रखना चाहिए, जो सभी के लिए निष्पक्षता, समानता और न्याय के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को सुनिश्चित करना है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट की हम बात करेंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। हम बात करते हैं अगली रिपोर्ट की। तो स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की बात करते हैं। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को अपना पद छोड़ना पड़ा। बहरहाल बांग्लादेश में तख्तापलट के पीछे दुनिया की कुछ बड़ी ताकतों का नाम भी अब सामने आ रहा है। बांग्लादेश में क्यों हिंसा भड़की, इस पर जो बहस और चर्चाएं हैं, उसी पर यह हमारी खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों के भारी दबाव की वजह से प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को पद छोड़ना पड़ा। आरक्षण के खिलाफ स्टूडेंट के नेतृत्व में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। ये प्रदर्शनकारी 1971 के वॉर हीरो के परिवारों को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण देने का विरोध कर रहे थे। This is a disconcerting development, but at the same time, this is for the people of Bangladesh to decide how they wish to be run and how they wish to be politically moved in that. But today, the army is taken over, and apparently, we understand that some kind of interim government of technocrats will be formed, and that government will run the country in near future. And hopefully the elections will be held, because that is extremely important for the country. Because if the army continues to, or wishes to continue in power, like it does have a history of coups and others, and then we might see a bigger problem in the country and the region. जुलाई के अंत में ढाका यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट और पुलिस के बीच झड़प के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स का आरक्षण विरोधी प्रदर्शन जल्द ही सरकार विरोधी प्रदर्शन में बदल गया। प्रदर्शनकारी 30% आरक्षण खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि योग्यता के आधार पर आरक्षण दिया जाए।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी अपने समर्थकों को फर्जी तरीके से 30% आरक्षण दे रही है। The system which she made in taking the people into government service and also students into various universities, the percentage for selection was too high, which was not acceptable to not only to the students but also to the people as a whole. बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना ने अलग अलग कार्यकाल में करीब 2 दशकों तक बांग्लादेश में सरकार चलाई है। आरक्षण के विरोध में शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में 300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हिंसा में रविवार को 99 लोगों की मौत हुई थी। Well, it's very worrying. First of all, as you know, some 300 lives have been lost since the 1st of July when the trouble started. And that's already been a matter of grave concern to all of us because Bangladesh is our neighboring country. The people there are our own brothers and sisters or cousins at the very least. And what happens there affects our neighborhood as well in a very intimate way. Bangladesh is a country surrounded on 3 sides by India. Don't forget that. So that's an extremely important concern. पड़ोसी देश में उठापटक का असर भारत में भी दिख रहा है। ये भारत के लिए तनाव बढ़ाने वाला है क्योंकि भारत पहले ही पाकिस्तान के साथ साथ लद्दाख में चीन से लगी सीमा और म्यांमार बॉर्डर पर तनाव और अस्थिरता से निपट रहा है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में सियासी हालात किस तरह बदलेंगे, इस पर भी भारत की नजर रहेगी। इस बीच बांग्लादेश के सेना प्रमुख वेकर-उज-जमान ने सोमवार को ऐलान किया कि देश चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब अगली खबर की बात करते हैं। पीढ़ियों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें, फैसला लागू होने पर बिना विवाद पीढ़ियों में संपत्ति का जो बंटवारा है वो हो सकेगा। आपको बता दें कि खुद के जीवित रहते अचल संपत्ति को परिवारी जनों को देने में सहूलियत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अब बिना विवाद पीढ़ियों में संपत्ति का बंटवारा। खुद के जीवित रहते अचल संपत्ति को परिवारी जनों को देने में सहूलियत होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शीघ्र लागू होगी विभाजन और व्यवस्थापन के लिए नई व्यवस्था। सिर्फ 5,000 रुपए के स्टैंप शुल्क के साथ अचल संपत्ति को रक्त संबंधियों के नाम करने में होगी सहूलियत। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि एक परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति के बंटवारे और जीवित व्यक्ति द्वारा अपनी संपत्ति को अपने परिजनों के नाम किए जाने पर देय स्टैंप शुल्क भी 5,000 रुपए तय किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिक खर्च के कारण प्रायः परिवार में विभाजन की स्थिति में विवाद की स्थिति बनती है और कोर्ट केस भी होते हैं। न्यूनतम स्टैंप शुल्क होने से परिवार के बीच सेटलमेंट आसानी से हो सकेगा। मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार द्वारा आम आदमी के ईज ऑफ लिविंग के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। संपत्ति विभाजन और व्यवस्थापना प्रक्रिया में सरलीकरण से लोगों को और सुविधा होगी। यह होता है विभाजन विलेख में सभी पक्षकार विभाजित संपत्ति में संयुक्त हिस्सेदार होते हैं। विभाजन उनके मध्य होता है। दादा की मूल संपत्ति में वर्तमान जीवित हिस्सेदार चाचा, भतीजा, भतीजी है तो वह इसका उपयोग कर सकते हैं। व्यवस्थापन विलेख में व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार अपनी व्यापक संपत्ति को कई पक्षकारों के मध्य निस्तारित करता है। व्यवस्थापन कर्ता पक्षकार अपने समस्त लीनियल डिसेंडेंट्स जो किसी भी पीढ़ी के हों के पक्ष में व्यवस्थापन कर सकता है। आपको बता दें कि नए प्रावधान में लोगों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। संपत्ति यदि परदादा परदादी जीवित हों तो उनके पक्ष में और यदि प्रपौत्र प्रपौत्री जीवित हों तो उनके पक्ष में भी किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।